आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे 3 अहम मुद्दों पर। मुद्दा नंबर 1, 2 चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां घिर गई हैं। कंपनी का बही खाता चेक हुआ तो गड़बड़ी निकली। अब कंपनी का भविष्य खतरे में है। सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कंपनी की हालत खराब तो क्या भारत का सेलफोन मार्केट करवट लेने वाला है? इस पर बात करेंगे। मुद्दा नंबर 2, देश की पूरी अर्थव्यवस्था का जो चक्र है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक हजारों करोड़ रुपए डालने वाला है। ये पैसे आएंगे सरकारी बॉन्ड से। इससे हमारा और आपका क्या फायदा होगा, इस पर बात करेंगे। मुद्दा नंबर 3, भारत कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है या कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, इसको लेकर नीति आयोग के 2 सदस्यों ने एक दूसरे की बात काटने वाला बयान दे दिया है। चर्चा चल पड़ी है कि सच क्या है। नमस्ते, आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sonata and Sharda University. चीन की 2 प्रमुख मोबाइल कंपनियों का बड़ा खेल पकड़ में आया है। इस खबर की सुध मिलती है इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रितांकर मुखर्जी की रिपोर्ट से। इसके मुताबिक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो इंडिया और रियलमी इंडिया के बही खातों में कई गड़बड़ियों का पता चला है। इन कंपनियों के कामकाज को लेकर भी कई तरह की खामियों का पता चल चुका है। ऑडिटर्स का कहना है कि इन कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड आधे अधूरे तरीके से तैयार किए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी में दाखिल की गई ऑडिट रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। ऑडिटर्स की तरफ से ये खुलासा ऐसे समय में हुआ जब पिछले 4-5 साल से ये चीनी मोबाइल कंपनियां भारत सरकार के रडार पर हैं। ये कंपनियां कई तरह की जांच का सामना कर रही हैं। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों पर सीमा शुल्क और आयकर चोरी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. क्या है ये पूरा गड़बड़ झाला, ये समझते हैं। देश के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज काम करता है। इसका प्रमुख काम है पार्टनरशिप के तहत चल रही कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और उनके रेगुलेशन का काम देखें। अब इसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में दाखिल ऑडिट रिपोर्ट कहती है, ओप्पो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में भारी नुकसान झेला है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो एडवर्स यानी प्रतिकूल है। मतलब कंपनी ने अपनी कुल पूंजी के मुकाबले ज्यादा कर्ज ले रखा है। वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 तक ओप्पो इंडिया की नेटवर्थ नेगेटिव 3,551 करोड़ रुपए है। कर्जदारों को ओप्पो की देनदारियां उसकी संपत्तियों से कहीं ज्यादा है। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,336 करोड़ की कस्टम ड्यूटी भरी है, लेकिन ये अमाउंट विरोध में दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी ने ये पैसे सरकार को तो दे दिए हैं, लेकिन उसे इस बात पर आपत्ति है कि सामान का टैक्स कैसे लगाया गया। ये मामला अभी कोर्ट में है। जानकार बताते हैं कि जो ये स्थिति है वो कंपनी की वित्तीय सेहत के लिए खतरे की घंटी है। नेटवर्थ नेगेटिव होने से कई जोखिम पैदा होते हैं। ज्यादा कर्ज का मतलब है कि कंपनी को ब्याज और कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिससे मुनाफा कम हो सकता है। अगर कंपनी की कमाई कम हो जाए तो वो अपना कर्ज चुकाने में फेल हो सकती है। ये समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा भारत के सेलफोन बाजार में ओप्पो की स्थिति देखकर पता चलता है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक भारत के स्मार्टफोन बाजार में ओप्पो इंडिया की हिस्सेदारी करीब 15% है। ये तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है। ये बस एक कंपनी की बात है। अब जानते हैं दूसरी कंपनी रियलमी की क्या हालत है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर की माने तो इस कंपनी के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ियां मिली हैं। कंपनी का रिकॉर्ड ऑडिट करने वाले लोगों ने कहा कि रियलमी के कामधाम में गड़बड़ियां बरती गई हैं। कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स सटीक नहीं थे। साल 2024 के वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि का रिकॉर्ड भी कंप्लीट नहीं था। रियलमी भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 11% हिस्सेदारी के साथ 5वें नंबर पर है। ओप्पो इंडिया ने तो ये बयान जारी करके कह दिया कि उनकी कंपनी लाभकारी स्थिति में है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ऑडिट में गड़बड़ी का मिलना कंपनियों के लिए और मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल बीते कुछ एक सालों में चाइनीज फोन कंपनियां भारत सरकार के रडार पर आई हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते रहे हैं। उन पर इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी को लेकर अनियमितता बरती है। वहीं कुछ ही महीने पहले इन कंपनियों पर इल्जाम लगे थे कि ये अपने हैंडसेट में इलीगल लोन ऐप इंस्टॉल करके यूजर को बेचती हैं। ऐसे में ऑडिट में आई ये कथित गड़बड़ियां चाइनीज कंपनियों का क्या भविष्य तय कर सकती हैं, ये कंपनियों के लिए चिंता की बात है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। रिजर्व बैंक देश के वित्तीय सिस्टम में 36,000 करोड़ रुपए डालने जा रहा है। आरबीआई बैंकों में ये पैसा सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी के जरिए डालेगा। इन बॉन्ड्स की नीलामी कब और कहां होगी,
आगे बताएंगे, लेकिन पहले सरकारी बॉन्ड क्या होते हैं ये जानते हैं। बॉन्ड यानी सरकार का वायदा पत्र, बॉन्ड पेपर। इसके जरिए सरकार निवेशकों से उधार लेती है और बदले में उन्हें एक निश्चित ब्याज देती है। ये एक सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि इसे सरकार जारी करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आरबीआई ने 7% ब्याज वाला 10 साल का बॉन्ड जारी किया और आप 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदते हैं, तो इससे एवज में आपको हर साल 700 रुपए ब्याज मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आरबीआई ने 7% ब्याज वाला 10 साल का बॉन्ड जारी किया और आप 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदते हैं, तो इसके एवज में आपको हर साल 700 रुपए ब्याज मिलेगा, प्लस सरकार का भरोसा अलग से। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। आरबीआई ये जो बॉन्ड फिर से जारी करने जा रही है वो भी निवेशक खरीद सकते हैं। कब और कैसे? कागज और पेन लीजिए और तारीख नोट डाउन कर लीजिए। इन सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी 30 मई को आरबीआई के हेड ऑफिस के माध्यम से की जाएगी। आरबीआई 2 बार में इन बॉन्ड्स की नीलामी करेगी। पहला बॉन्ड 6,000 करोड़ रुपए का जो 9 दिसंबर 2027 को चुकाया जाएगा। दूसरा बॉन्ड 30,000 करोड़ रुपए का जो 5 मई 2035 को चुकाया जाएगा। अब सवाल यह है कि आरबीआई ऐसा क्यों करता है? अर्थव्यवस्था में कभी कभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास नकदी की कमी हो जाती है, इससे कर्ज देना मुश्किल हो जाता है, कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ता है। सरकार को चिंता रहती है कि इससे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर नेगेटिव असर ना पड़ जाए। जब बैंकों के पास ज़्यादा नकदी होती है तो उद्योगों, छोटे बिजनेसमैन और आम लोगों को आसानी से कर्ज दे सकते हैं। इससे कारोबार बढ़ता है, निवेश को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा कैश होने से ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे कर्ज लेना सस्ता होता है। आरबीआई इस तरह की नीतियों से ब्याज दरों को संतुलित रखने की कोशिश करता है ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। इसी साल मार्च और अप्रैल 2025 में आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओ और डॉलर रुपए स्वैप के जरिए 1.9 लाख करोड़ रुपए की नकदी डाली थी। अब चलते चलते एक और खबर। आप हमारा 26 मई का खर्चा पानी याद करिए, ना याद आए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर देख सकते हैं आप। इस एपिसोड में हमने नीति आयोग के सीईओ के बयान की सुध ली थी, जहां उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जापान को पीछे छोड़ चुका है। हमने कुछ पैरामीटर भी गिनवाए थे। दिन बीता और आ गया एक और बयान। नीति आयोग सदस्य अरविंद विरमानी ने 26 मई को अपने एक बयान में दावा किया है कि भारत अभी 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, लेकिन इस साल के अंत तक बन जाएगा। अब एक दिन बाद अरविंद विरमानी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, भारत 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भरोसा है कि 2025 के अंत तक ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहने के लिए हमें अभी 12 महीने के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़ों की जरूरत होगी, इसलिए तब तक ये एक अनुमान ही रहेगा। फुल विरोधाभास था। पत्रकारों ने अरविंद विरमानी से नीति आयोग के सीईओ के दावे को लेकर सवाल किया तो विरमानी ने कहा, ये एक मुश्किल सवाल है। असल में मुझे नहीं पता कि किसी ने क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, शायद कोई शब्द छूट गया हो या कुछ और हो। तो ये थे नीति आयोग से जुड़े 2 जानकार लोगों के बयान। बाकी समझदार लोगों ने बातों का मतलब निकाल लिया है। आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।